Let's Mic Nari News। क्या बॉम्बिंग्स महिलाओं को आज़ादी दे सकती है? क्या यूएस का ईरान पर हमला करना महिलाओं के अधिकारों की रक्षा कहलाया जा सकता है? आज नारी न्यूज़ में हम बात करेंगे उस नैरेटिव की जिसमें युद्ध को महिलाओं की मुक्ति के नाम पर बेचा जाता है। मध्य पूर्व में जब भी युद्ध या सैन्य तनाव बढ़ता है, पश्चिमी मीडिया में एक दिलचस्प नैरेटिव सामने आता है। अचानक महिलाओं की आज़ादी की चिंता दिखाई देने लगती है। कहा जाता है कि यह संघर्ष केवल जियोपॉलिटिक्स का नहीं बल्कि महिलाओं की मुक्ति का सवाल है। हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के दौरान एक टीवी डिबेट में अमेरिकी दक्षिणपंथी लॉबिस्ट मैट श्लेप ने एक बेहद कंट्रोवर्शियल टिप्पणी की। यूएस के एक हमले में ईरान के एक स्कूल में 150 से अधिक छात्राओं की मौत हुई थी। इस पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी जगह पर रहने से तो मर जाना बेहतर है जहां बुर्का पहनना पड़ता हो। इस बयान ने केवल इसलिए आक्रोश पैदा नहीं किया क्योंकि इसमें बच्चों की मौत को हल्के में लिया गया, बल्कि इसलिए भी क्योंकि यह एक पुरानी और खतरनाक नैरेटिव को दोहराता है जिसमें युद्ध को महिलाओं की मुक्ति के नाम पर सही ठहराया जाता है। यहाँ लिबरल फेमिनिज्म की एक महत्वपूर्ण सीमा दिखाई देती है। पश्चिमी देशों में अक्सर महिलाओं के अधिकारों की बहस कुछ प्रतीकों तक ही सीमित होती है। मुस्लिम समाजों की बात आते ही चर्चा हिजाब या बुर्के पर सीमित हो जाती है, मानो महिलाओं की आज़ादी का सवाल केवल कपड़ों से तय होता हो। जबकि एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व में महिलाओं के संघर्ष इससे कई व्यापक है। शिक्षा, आर्थिक अवसर, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, घरेलू हिंसा, राज्य की नीतियां और युद्ध के प्रभाव, इन जटिल संदर्भों को नज़रअंदाज कर लिबरल फेमिनिज्म अक्सर मुक्ति की एक यूनिवर्सल डेफिनेशन थोप देता है जिसमें महिलाओं के वास्तविक संघर्ष प्रतीकों तक सीमित हो जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सचमुच युद्ध महिलाओं को मुक्त करता है या फिर महिलाओं के अधिकारों को एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में यह कोई नया तर्क नहीं है। अक्सर पश्चिमी देशों की मिलिट्री एक्शन को इस तरह पेश किया जाता है जैसे कि वे किसी समाज की महिलाओं को बचाने के लिए की जा रही हों। 2001 में अफगानिस्तान पर हमले के दौरान भी यही तर्क दिया गया था। उस समय कहा गया था कि तालिबान के शासन से अफगानी महिलाओं को मुक्त करना जरूरी है। इसी तरह इराक युद्ध के समय भी यह दावा किया गया था कि सद्दाम हुसैन का शासन महिलाओं के अधिकारों का दमन करता है। आज ईरान के संदर्भ में भी कई पश्चिमी पॉलिटिकल डिबेट्स में यही भाषा सुनाई देती है, जहां युद्ध को महिलाओं की मुक्ति के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन कई फेमिनिस्ट स्कॉलर्स ने इस तर्क पर सवाल उठाया है। प्रसिद्ध एंथ्रोपोलॉजिस्ट लीला अबू लुघोद ने अपने लेख डू मुस्लिम वुमेन रियली नीड सेविंग में लिखा कि जब पश्चिमी शक्तियां मुस्लिम महिलाओं को बचाने की भाषा का इस्तेमाल करती हैं तो अक्सर वह उन समाजों को पिछड़ा और बर्बर दिखाने का एक तरीका बन जाता है। इससे एक ऐसा चित्र बनता है जिसमें पश्चिम सभ्य और आधुनिक दिखाई देता है जबकि बाकी दुनिया को पिछड़ा बताया जाता है। इस तरह महिलाओं की मुक्ति का सवाल धीरे धीरे एक सिविलाइजेशनल कंपैरिजन में बदल जाता है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या अमेरिका खुद महिलाओं के अधिकारों के मामले में ऐसी आइडियल सोसाइटी है कि वह दुनिया को फेमिनिज्म का पाठ पढ़ा सके? पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका के भीतर ही महिलाओं के अधिकारों को लेकर तीखी पॉलिटिकल डिबेट्स हुई हैं। 2022 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने रो वर्सेस वेड फैसले को पलट दिया, जिसके बाद कई राज्यों में अबॉर्शन राइट्स पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए। आज भी अमेरिका के कई हिस्सों में महिलाएं सुरक्षित और कानूनी अबॉर्शन सर्विसेज के लिए संघर्ष कर रही हैं। इसी समाज में जेफरी एप्स्टीन जैसे मामले ने यह भी दिखाया कि सत्ता और प्रभावशाली नेटवर्क किस तरह वर्षों तक यौन शोषण को छिपा सकते हैं। इससे यह सवाल और गहरा होता है कि क्या वह व्यवस्था जो खुद अपने भीतर जेंडर इनइक्वालिटी से जूझ रही है, दुनिया को महिलाओं की मुक्ति का पाठ पढ़ाने के लिए नैतिक स्थिति में है या नहीं।
इसी तरह मागा यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन पॉलिटिक्स में अक्सर पारंपरिक जेंडर रोल्स पर जोर दिया जाता है, जहां कई नेता और मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेमिनिस्ट मूवमेंट्स की आलोचना करते हुए मदरहुड और फैमिली वैल्यूज को बढ़ावा देते हैं। ऐसे में जब यही पॉलिटिकल इकोसिस्टम मध्य पूर्व के बारे में बात करते हुए अचानक महिलाओं की मुक्ति की चिंता जताता है, तो यह सवाल उठाना स्वाभाविक है कि यह चिंता कितनी सच्ची है और कितनी पॉलिटिकल। दिलचस्प बात यह है कि युद्ध के दौरान महिलाओं की छवि केवल विक्टिम की नहीं होती, कई बार उन्हें राष्ट्र की ताकत और प्रोग्रेसिवनेस के प्रतीक के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है। पश्चिमी मीडिया में अक्सर महिला सोल्जर्स, पायलट्स और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की तस्वीरें दिखाई जाती हैं। यह दिखाया जाता है कि मॉडर्न सोसाइटीज में महिलाएं भी सेना में बराबरी में हिस्सा ले सकती हैं, लेकिन इतिहास बताता है कि यह भी वॉर टाइम पॉलिटिक्स का ही हिस्सा रहा है। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका और यूरोप में बड़े पैमाने पर प्रोपेगेंडा कैंपेन्स के जरिए महिलाओं को वॉर इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए प्रेरित किया गया। फैक्ट्रीज में काम करती महिलाओं की तस्वीरें पोस्टर्स और एडवर्टाइजमेंट्स में दिखाई जाती थीं। अमेरिका में रोजी द रिवेटर नाम का एक प्रतीक बेहद लोकप्रिय हुआ, जो वॉर टाइम फैक्ट्रीज में काम करती महिलाओं का प्रतिनिधित्व करता था। उस समय इसे महिलाओं के एम्पावरमेंट के रूप में पेश किया गया, लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद बड़ी संख्या में महिलाओं को फिर से डोमेस्टिक रोल्स में लौटने के लिए कहा गया। इससे यह सवाल उठता है कि क्या एम्पावरमेंट स्थायी था या केवल युद्ध के समय की जरूरत। युद्ध की प्रोपेगेंडा में एक और दिलचस्प तत्व दिखाई देता है, दुश्मन समाज के पुरुषों की मैस्कुलिनिटी पर सवाल उठाना। कभी कभी ऐसे संकेत दिए जाते हैं कि हमारी महिलाएं भी तुम्हारे पुरुषों से बेहतर लड़ सकती हैं। इस तरह का प्रचार केवल मिलिट्री पावर दिखाने के लिए नहीं होता, बल्कि यह एक कल्चरल मैसेज भी देता है कि पश्चिमी समाज इतने मॉडर्न है कि वहाँ की महिलाएं भी युद्ध लड़ती हैं, जबकि बाकी समाज पिछड़े हैं। लेकिन इस तुलना में अक्सर रेसिज्म, कल्चरल सुपीरियॉरिटी और पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा का मिश्रण छिपा होता है। इतिहास में ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जहां महिलाओं की भागीदारी का इस्तेमाल पुरुषों को युद्ध के लिए प्रेरित करने के लिए किया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस में वुमेन्स बटालियन ऑफ डेथ नाम की एक सैन्य इकाई बनाई गई थी। इसका उद्देश्य केवल युद्ध लड़ना नहीं था, बल्कि उन पुरुष सैनिकों को शर्मिंदा करना भी था जो लड़ाई से पीछे हट रहे थे। संदेश साफ था, अगर महिलाएं भी युद्ध लड़ सकती हैं तो पुरुष क्यों नहीं। इस तरह महिलाओं की छवि एक मॉरल प्रेशर के उपकरण की तरह इस्तेमाल की गई। आज के संदर्भ में देखें तो यह विरोधाभास और भी स्पष्ट दिखाई देता है। अमेरिका की दक्षिणपंथी पॉलिटिकल स्ट्रीम जब मध्य पूर्व की बात करती है तो अचानक महिलाओं की मुक्ति का सवाल उठाती है। यह विरोधाभास हमें यह भी समझाने में मदद करता है कि असली मुद्दा महिलाओं के अधिकार नहीं, बल्कि सिविलाइजेशनल पॉलिटिक्स है। यह नैरेटिव यह साबित करने की कोशिश करता है कि पश्चिमी सोसाइटीज महिलाओं के मामले में अधिक प्रोग्रेसिव हैं, जबकि मुस्लिम सोसाइटीज को स्वाभाविक रूप से पेट्रियार्कल बताया जाता है। कई स्कॉलर्स इस प्रवृत्ति को इंपीरियल फेमिनिज्म कहते हैं। इस विचार के अनुसार कभी कभी फेमिनिज्म की भाषा का इस्तेमाल मिलिट्री और पॉलिटिकल पावर को जस्टिफाई करने के लिए किया जाता है। भारतीय विद्वान गायत्री स्पिवक ने इस तरह की राजनीति का वर्णन एक प्रसिद्ध वाक्य में किया था, व्हाइट मेन सेविंग ब्राउन वुमेन फ्रॉम ब्राउन मेन। इस वाक्य का अर्थ यह है कि महिलाओं की मुक्ति का तर्क अक्सर एक ऐसी कहानी में बदल जाता है जिसमें पश्चिमी शक्तियां उद्धारकर्ता बन जाती हैं, लेकिन यह कहानी उन महिलाओं की वास्तविक आवाजों और संघर्षों को अक्सर नजरअंदाज कर देती है। युद्ध की वास्तविकता इस नैरेटिव से काफी अलग होती है। संयुक्त राष्ट्र और कई ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के आंकड़े बताते हैं कि मॉडर्न वॉर्स में सबसे ज्यादा प्रभावित लोग सिविलियंस होते हैं, जिसमें बड़ी संख्या महिलाओं और बच्चों की होती है। युद्ध के दौरान हेल्थ सर्विसेज टूट जाती हैं, फूड क्राइसिस पैदा होता है, लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ते हैं और सेक्सुअल वायलेंस का खतरा बढ़ जाता है। यानी जिन युद्धों को कभी कभी महिलाओं की मुक्ति के नाम पर जस्टिफाई किया जा रहा होता है, वही युद्ध महिलाओं की सुरक्षा और स्वतंत्रता को और अधिक कमजोर कर देते हैं। इस पूरी बहस से एक महत्वपूर्ण सवाल निकलता है, क्या महिलाओं की पार्टिसिपेशन और राइट्स को युद्ध के संदर्भ में केवल सिंबल्स के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है? इतिहास बताता है कि युद्ध के समय महिलाओं को अक्सर 3 भूमिकाओं में प्रस्तुत किया जाता है।
विक्टिम के रूप में जिन्हें बचाया जाना है, राष्ट्र के समर्थन में काम करने वाली नागरिकों के रूप में और राष्ट्र की प्रोग्रेसिवनेस के प्रतीक के रूप में। लेकिन इन सभी भूमिकाओं में महिलाएं अक्सर एक सिंबल बन जाती हैं, ना कि अपने अधिकारों और पॉलिटिकल एजेंसी वाली नागरिक। युद्ध के समय महिलाओं की छवि अक्सर बदल जाती है। वे कभी बचाई जाने वाली पीड़ित बन जाती हैं तो कभी राष्ट्र की वीर प्रतीक। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि महिलाएं युद्ध में भाग ले सकती हैं या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या महिलाओं के अधिकारों की भाषा का इस्तेमाल युद्ध और पावर पॉलिटिक्स को नैतिक बनाने के लिए किया जा रहा है। और अगर ऐसा है तो शायद हमें यह भी पूछना चाहिए कि क्या यह लड़ाई सच में महिलाओं की आज़ादी के लिए है या केवल एक और युद्ध को सही ठहराने की कहानी। आप सुन रहे थे लेट्स माइक नारी न्यूज़। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.